हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग अपना सैम्पल क्वेश्चन पेपर 4 सॉल्व करेंगे। हम लोग साइंस के सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आई होप आपके लिए ये बेनिफिशियल होंगे, जो आपके एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेंगे। तो इसमें हम लोग प्रीवियस 3 सैम्पल पेपर सॉल्व कर चुके हैं। उसमें मोस्टली हम लोग सेक्शन ए एंड सेक्शन बी को कवर करते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं और जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो आई होप आप लोगों को वो चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो आज हम लोग अपना सैम्पल पेपर 4 कंटिन्यू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम सेक्शन ए पे जाते हैं। सेक्शन ए में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और कुछ इसमें असर्शंस एंड रीजंस होते हैं, तो हम उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको सभी न्यू वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, जिंक pieces were placed in each of the 4 test tube containing different salt solution as shown below। मतलब कुछ जिंक के पीसेस थे, इन चारों टेस्ट ट्यूब में डाल दिए गए हैं। ठीक है, और चारों टेस्ट ट्यूब में आप लोगों को आई होप दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा और जूम कर देती हूँ, कौन सा सोल्यूशन रखा हुआ है। ठीक है, तो जो ये चारों टेस्ट ट्यूब्स हैं, इसमें जो सोल्यूशन रखा हुआ है, फर्स्ट वाले में रखा हुआ है एल्युमिनियम सल्फेट, नेक्स्ट में रखा हुआ है जिंक सल्फेट, थर्ड में है आयरन सल्फेट एंड लास्ट में है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। मतलब ये चारों सोल्यूशन रखे हुए हैं। इन सभी टेस्ट ट्यूब्स में आपने फिर जिंक के पीसेस डाल दिए हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि अ कलर चेंज वुड बी ऑब्जर्व्ड इन अ सोल्यूशन, तो किस में जो कलर चेंज है वो ऑब्जर्व होगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम फर्स्ट टेस्ट ट्यूब की बात करें, जो जिंक है वो एल्युमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो इसमें कोई भी चेंज आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि जो जिंक है वो एल्युमिनियम से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो वो उसको डिस्प्लेस नहीं करेगा। नेक्स्ट, आप जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में ही जिंक के पीसेस को डालना है तो भी वहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। ओके, बट जब आप जिंक के पीसेस आयरन सल्फेट के सोल्यूशन में डालना है तो वहाँ पे वो आयरन को रिप्लेस करके ZnSO4 बना देगा, और कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में भी जिंक कॉपर को रिप्लेस करके ZnSO4 बना देगा। तो वहाँ से दोनों मेटल्स डिस्प्लेस हो जाएंगे और दूसरा सोल्यूशन बन जाएगा, तो और दोनों ही कलरलेस सोल्यूशन हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, जिसमें थर्ड वाले ऑप्शन, मतलब थर्ड वाले जो टेस्ट ट्यूब है और फोर्थ वाला, उसमें आपको कलर चेंज ऑब्जर्व होगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। रिएक्टिविटी का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। रिएक्टिविटी टेबल को आप अच्छे से याद कर लीजिए। जिंक सल्फेट वाला कॉपर के साथ रिएक्शन या कॉपर सल्फेट का जिंक के साथ रिएक्शन, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सभी बच्चों को अच्छे से लर्न होना चाहिए कि क्या होता है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। इसमें से कौन से प्रोसेस में आपको केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, जब कोई न्यू प्रोडक्ट बनता है, दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके न्यू सब्सटेंस बनाते हैं, तो वो केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ओके, तो यहाँ पे बोला गया है फर्स्ट ऑप्शन में, कीपिंग पेट्रोल इन अ चाइना डिश एंड ओपन। आप किसी चाइना डिश में पेट्रोल को रख रहे हैं, क्या होगा बताइए कि इसमें कोई केमिकल रिएक्शन आप लोगों को नज़र आ रही है या नहीं। नेक्स्ट बोला गया है, स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन अ गैस सिलेंडर। अगर आप ऑक्सीजन को किसी सिलेंडर में हाईली प्रेशर के अंदर उसको स्टोर करके रखते हैं, क्या आपको कोई केमिकल रिएक्शन उसमें नज़र आ रही है। दूसरा, लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, अगर एयर को लिक्विफाई करते हैं, मतलब उसे जब हाईली प्रेशराइज करेंगे, एयर को प्रेशर देंगे ना, तो वो गैस की फॉर्म से लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रही है, तो इसमें क्या आपको कोई केमिकल रिएक्शन नज़र आ रही है। या लास्ट बोला गया है, हीटिंग कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर, या फिर जब आप कॉपर वायर को एयर की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत हाई टेम्परेचर पर। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर 4 है, डी। क्योंकि बाकी तीनों ना प्रोसेस में फिजिकल, देखो क्या, चाइना डिश में अगर आप पेट्रोल रख रहे हैं तो वो एयर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है, पेट्रोल वो नॉर्मली ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट है,
ऑक्सीजन को आप बस क्या कर रहे हैं, उसको हाईली प्रेशर के अंदर, मतलब प्रेशर के अंदर उसको स्टोर करके रख रहे हैं गैस सिलेंडर में, ठीक है। उसमें भी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही, कोई न्यू कंपाउंड नहीं हो रहा, किसी के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं कर रही है। नेक्स्ट जो ऑप्शन सी है, उसमें एयर को आप लिक्विफाई कर रहे हैं। लिक्विफाई कब होती है, जब उसे आप हाईली प्रेशराइज कर दें एयर को, तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। उसमें भी आप कुछ बाहर से कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं बन रहा, कुछ नहीं हो रहा। बट लास्ट वाले में जब आप कॉपर वायर को एयर की प्रेजेंस में हीट करेंगे ना, तो वहाँ पे कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर की ऑक्साइड्स बनाता है। तो यहाँ पे आपको एक न्यू प्रोडक्ट मिल रहा है, यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, कुछ केमिकल सब्सटेंस नया बन रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, नेम द सब्सटेंस ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। इसमें से कौन सा सब्सटेंस है जिसका हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। ये तो आपको याद होना चाहिए कि किसके साथ आप रिएक्शन कराएंगे। देखिए कि ये तो कैल्शियम ऑक्साइड होगी, कैल्शियम का कार्बोनेट हो गया, ये तो कॉपर की ऑक्साइड है यहाँ पे, दूसरा ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जो कैल्शियम, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, Cl2 के साथ कराएंगे, तो आपको यहाँ पे CaOCl2 मिलता है। तो ये आपका ना क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है, ये आपको यहाँ पे मिलता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिग्ड लाइम भी कहते हैं, ठीक है। ये इसका कॉमन नेम होता है, इसको हम लोग कहते हैं सिग्ड लाइम। तो याद रखिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब आप क्लोरीन के साथ कराते हैं तो वहाँ पे आपको ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन वेल्डिंग एंड कटिंग मेटल्स। आप लोगों ने देखा है ना, कोई भी आयरन की चीज़ होती है उनको जोड़ने के लिए कौन सी गैस यूज़ करी जाती है, जो आपने बहुत हाई प्रेशर से वो लोग आइस को कवर करके उसको, सिलेंडर्स होते हैं उससे एक पाइप होता है उससे निकल रही होती है ना, आपको फायर की तरह नज़र आ रही होती है, बट वो गैस होती है। तो वो कौन सी गैस होती है, इथाइन गैस होती है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि वेल्डिंग और कटिंग ऑफ मेटल्स में इथाइन गैस का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है, a metal is heated with dilute H2SO4. The gas involved is collected by the method shown in the figure. Following question is based on it and name the gas involved. इवॉल्व यहाँ पे पूछ रहे हैं ना कौन सी गैस इवॉल्व होती है, ये तो आपको याद होना चाहिए। जब कोई भी मेटल की रिएक्शन आप H2SO4 के साथ कराते हैं, कौन सा, डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो कौन सी गैस इवॉल्व होगी। यहाँ पे आपको कोई और गैस दिख रही है, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन गैस के अलावा कोई और गैस नहीं इवॉल्व होगी। कोई ना आपको कार्बन यहाँ पे दिख रहा है कोई भी रिएक्शन में, कोई भी कंपोनेंट में ना, ठीक है। ऑक्सीजन भी नहीं इवॉल्व होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं होगी। ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल कट हो गया। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कन्फ्यूजन हो रहा होता है, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ से आपको H2 डायरेक्ट मिल रही है, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा H2। ओके, याद होना चाहिए कि मेटल जब भी किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पे क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर कीपिंग एनी टेबल्स इन अ जार, रिया ऑलवेज कीप एनहाइड्रस CaCl2 इन द बॉटल। जब भी कोई जार में कुछ सामान रखना होता था रिया को, तो कोई भी खाने वाला सामान, उसमें ना पहले वो कैल्शियम मतलब एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड को रख रही है बॉटल में। तो ये क्यों रख रही है इससे, देखिए जब भी कोई खाने वाली चीज़ों को हम लोग रखते हैं तो हम लोग देखते हैं ना किसी एयर टाइट कंटेनर में रखें ना। एयर टाइट कंटेनर में हम लोग क्यों रखते हैं, जिससे कोई भी उसमें बैक्टीरिया या कोई भी फंगस ना लगे और फूड हमारा स्पॉइल ना हो। तो एयर टाइट उसको वैक्यूम जैसा इन्वायरमेंट देने के लिए ना हम लोग उसमें ना कैल्शियम एनहाइड्राइज को डालते हैं, जिससे वो पूरे जार का या पूरी बॉटल का मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, और फूड हमारा जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो जो कैल्शियम क्लोराइड है वो क्या करता है, जितना भी मॉइस्चर होता है जार में या बॉटल में उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये आपका एक अच्छा सा क्वेश्चन था, ये आपको पता होना चाहिए। ये एप्लीकेशन बेस्ड टाइप के क्वेश्चन है, डायरेक्ट नहीं पूछा जा रहा आपसे, बट हाँ क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके आपसे वो पूछ रहे हैं। तो आप कभी भी पूछा जाए एनहाइड्रस CaCl2 का क्या काम है, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन। ये तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़े थे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स। तो नाइट्रोजन जो होता है उसके
आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है। हम लोग उनको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है, ये 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है ना, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ये दूसरे वाले नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके ये लोग इस तरीके से बॉन्डिंग करते थे। आपको पता होना चाहिए कि ये 3 यहाँ पे इस दोनों के होते थे, और यहाँ पे ये 2, तो यहाँ पे ये 3 बॉन्ड्स बनते थे। तो ये 5 तो इसके आउटर इलेक्ट्रॉन्स में हो गए, इधर इसके 5 आउटर इलेक्ट्रॉन्स में हो गए, ओके। और ये 5 जब इनके ऐसे हम लोग अगर प्रॉपर तरीके से इसको पूरा दिखाना चाहेंगे तो आप ये देखिए, ये इस तरीके से इसके पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके कंप्लीट हो जाते हैं, इस तरीके से इसके पूरी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती है। तो ये 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे आपको कहाँ पे दिख रहा है ऐसे स्ट्रक्चर, ये रहा आपका ऑप्शन सी, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। इसमें बोला गया है, इन द गिवन फिगर अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एन एक्सपेरिमेंट टू शो द कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। बोल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, वो वाला एक्सपेरिमेंट आपको बताया गया है। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था ये अच्छे से। तो इसमें बोला गया, व्हाट इज द सब्सटेंस एक्स केप्ट इन द वॉच ग्लास। जब ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था तो ये जो वॉच ग्लास थी उसमें कौन सा सब्सटेंस एक्स को रखा गया था। तो आई होप आप लोगों को याद होगा, यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या क्यों रखते हैं, अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट याद दिलाती हूँ। इसमें क्या करा गया था, सबसे पहले तो पूरे प्लांट से लीव से उसको स्टार्च रिमूव कर दिया गया था। जब स्टार्च रिमूव कर लिया गया था कोई भी फूड नहीं बचा था उसमें। उसके बाद इसको बेल जार से कवर कर दिया गया था। वॉच ग्लास में अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा गया था कि जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड था उस बेल जार के अंदर, वो सारा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके उसको रिमूव कर दे वहाँ से। फिर उसको सनलाइट में रख दिया गया था इस पूरे जार को। तो वहाँ पे जब सनलाइट की प्रेजेंस में, लेकिन हम लोगों ने देखा सनलाइट तो मिल रही थी, बाकी क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है प्लांट में, बट फिर भी फूड का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो इससे पता चला था जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एसेंशियल होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो यहाँ पे वॉच ग्लास में आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा हुआ था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। इन ह्यूमन मेल्स ऑल द क्रोमोसोम्स आर पेयर्ड परफेक्टली, दिस इज अनपेयर्ड क्रोमोसोम। अच्छा, ह्यूमन मेल्स में जैसे जैसे फीमेल्स में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, मेल्स में भी 23 होते हैं, बट जो लास्ट रिप्रोडक्टिव पेयर होता है, मतलब जिसमें रिप्रोडक्शन के जो भी मतलब मेल कैरेक्टर या फीमेल कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, जो लास्ट पेयर होता है 23rd पेयर होता है ना, वो सेम क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं मेल्स में। तो एक कौन सा होता है, एक वाई क्रोमोसोम होता है, एक एक्स क्रोमोसोम होता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, जिसमें 3rd और 4th मतलब एक एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम स्मॉल क्रोमोसोम होता है, बट आप ये लार्ज क्रोमोसोम स्मॉल क्रोमोसोम नहीं लगा सकते, ये गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जिसमें 3rd और 4th वाई क्रोमोसोम है, नेक्स्ट क्रोमोसोम। ये पेयर तो नहीं है, दोनों देखिए डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। अगर एक्स एक्स होता ये फीमेल्स में होता है और मेल्स में एक्स वाई होता है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है, सिलेक्ट द वेरियर मेथड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन अमंग द फॉलोइंग। यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्शन के लिए मतलब कि यहाँ पे मेल का जो स्पर्म है वो फीमेल के एग के साथ फ्यूज़ ना करे, ये कौन सा मेथड होता है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्शन के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे बेस्ट लगाना चाहेंगे तो ये हमारा ना ऑप्शन सी सर्वाइकल कैप सही जाएगा, क्योंकि ये ना जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है सर्विक्स, उस पर कवर कर देता है। ये प्लास्टिक या रबर टाइप का कवरिंग होती है, उसको सर्विक्स पे लगा दिया जाता है, जिससे जितने भी मेल्स के जो स्पर्म होते हैं वो फीमेल की वजाइना में एंटर नहीं कर पाते हैं, ओके। तो इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आज आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जितने भी हमारे एमसीक्यूज बचे हुए हैं उनको कवर कर लेंगे, ठीक है। आप लोग इन एमसीक्यूज को दोबारा से रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि एक बार में तो आपको फर्स्ट टाइम जब हम लोग पढ़ते हैं तो सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होती हैं, बट हम लोग अगर उन्हें रिवाइज नहीं करते हैं ना तो इसमें भूल जाते हैं बहुत सारी चीज़ें। क्वेश्चन के टाइम पे आपको मतलब एग्जाम्स के टाइम पे आपको स्ट्राइक करेगा, हाँ ये क्वेश्चन मैंने पढ़ रखा हुआ था, मुझे याद है, बट जब 4 ऑप्शन सामने होते हैं ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मोस्ट एक्यूरेट आंसर आपका कौन सा है। तो आप लोग इसको रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ओके। So make sure to like, share and subscribe. Thank you for watching the video.